पहले के एक स्पॉइलर में बताया गया था कि लो फेंग ने अंक अर्जित करने के लिए रक्त नदी की दुनिया की प्रशिक्षण मिशन स्वीकार की थी। रक्त नदी की दुनिया अन्य ग्रहों से पूरी तरह अलग है, क्योंकि यह प्रारंभिक ब्रह्मांड में स्वाभाविक रूप से बनी एक तैरती हुई महाद्वीप है। यह विशाल महाद्वीप लगभग 1 प्रकाश वर्ष के व्यास का है, जो सौर मंडल के आधे आकार के बराबर है, जो इसकी विशालता को दर्शाता है। रक्त नदी की दुनिया विशाल और असीम है, जहां विभिन्न नस्लों के मानवों की बड़ी आबादी रहती है, जिनमें कई क्षेत्र प्रभु और यहां तक कि अमर स्तर के शक्ति संपन्न भी शामिल हैं। लेकिन क्योंकि रक्त नदी की दुनिया विशेष ब्रह्मांडीय शून्य में स्थित है, यह बड़ी मात्रा में धूल और स्थानिक दबाव से बाधित है। यहां तक कि अमर स्तर के योद्धा भी प्रकाश की गति से उड़ान भरने या ब्रह्मांडीय यात्रा करने में असमर्थ हैं। परिणामस्वरूप ये योद्धा हमेशा रक्त नदी महाद्वीप के अंदर सीमित रहते हैं। इस महाद्वीप से बाहर निकलने के लिए उन्हें ब्रह्मांड की सीमा को तोड़ते हुए उड़ान भरनी पड़ती है। हालांकि रक्त नदी महाद्वीप लंबे समय से वर्चुअल ब्रह्मांड कंपनी की कड़ी निगरानी में है। यदि कोई भी मूल निवासी योद्धा महाद्वीप छोड़ने का प्रयास करता है, तो वर्चुअल ब्रह्मांड कंपनी बिना झिझक उन्हें मार देती है। यह सख्त प्रतिबंध शायद एक कारण है कि रक्त नदी महाद्वीप के मूल जीवन रूप बाहरी लोगों के प्रति शत्रुता रखते हैं। सौभाग्य से लो फेंग के पृथ्वीवासी शरीर का स्वरूप सामान्य है, अन्यथा उन्हें रक्त नदी की दुनिया में सुरक्षित रूप से प्रवेश करने के लिए अपना स्वरूप बदलना पड़ता। इसके अतिरिक्त लो फेंग को यान शेन आर्मामेंट, शैडो गोल्ड ब्लेड और मो युन वाइन जैसे उन वस्तुओं का उपयोग करने से बचना चाहिए जो रक्त नदी की दुनिया में मौजूद नहीं हैं, ताकि उनकी पहचान उजागर न हो। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने रक्त नदी महाद्वीप में पाई जाने वाली सामान्य धातुओं से बनी एक लड़ाई तलवार और एक पूरी कवच की विशेष रूप से व्यवस्था की। यह मानते हुए कि वह महाद्वीप में लंबे समय तक रह सकते हैं, लो फेंग ने प्रशिक्षण के लिए आवश्यक संसाधनों जैसे कि गोल्डन हॉर्नेट बीस्ट के लिए धातुओं और मो युन वाइन के लिए वस्तुओं की एक बड़ी मात्रा की भी व्यवस्था की। तैयारियों के बाद वर्चुअल ब्रह्मांड कंपनी ने लो फेंग को मिशन स्थान पर ले जाने के लिए एक अंतरिक्ष यान की व्यवस्था की। लेकिन मिशन के दौरान यदि प्रतिभाशाली योद्धा खतरनाक परिस्थितियों या जीवन मृत्यु संकट का सामना करते हैं, तो वर्चुअल ब्रह्मांड कंपनी की एस्कॉर्ट टीम हस्तक्षेप नहीं करेगी या सहायता प्रदान नहीं करेगी। यही कारण है कि प्रशिक्षण मिशनों में एक निश्चित मृत्यु दर होती है। वर्चुअल ब्रह्मांड कंपनी की एस्कॉर्ट के साथ लो फेंग जल्दी से रक्त नदी की दुनिया के निकट पहुंच गए। उन्होंने फिर अकेले रक्त नदी महाद्वीप के विशाल बादल परतों में प्रवेश करने के लिए एक ऑटोमेटन नस्ल के अंतरिक्ष यान का उपयोग किया। यह ध्यान देने योग्य है कि रक्त नदी महाद्वीप का गुरुत्वाकर्षण बेहद मजबूत है। केवल वे योद्धा जो तारा स्तर से ऊपर हैं उड़ सकते हैं, जबकि मोटे बादल परतों को पार करने के लिए ब्रह्मांड स्तर की शक्ति की आवश्यकता होती है। रक्त नदी महाद्वीप में न केवल मानव रहते हैं, बल्कि जंगलों और बाहरी क्षेत्रों में अजीब और शक्तिशाली जंगली जानवर भी रहते हैं। ये जंगली जानवर आसानी से तारा स्तर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि रक्त नदी महाद्वीप ब्रह्मांडीय ऊर्जा से समृद्ध क्षेत्र में स्थित है। इस ऊर्जा को सांस द्वारा अवशोषित करके वे अपने शरीर को मजबूत बना सकते हैं। इसलिए यहाँ के मूल निवासी जीवन रूप सामान्यतः मजबूत मूल शक्ति रखते हैं, जिनमें सबसे कमजोर भी ग्रह स्तर के करीब होते हैं। लो फेंग ने महाद्वीप की खोज के लिए जंगल में उतरने का निर्णय लिया। रक्त नदी की दुनिया में पहुंचने पर लो फेंग को 2 कार्य पूरे करने थे। पहला, रक्त नदी क्रिस्टल प्राप्त करना, और दूसरा, रक्त योद्धा बनकर रक्त नदी पदक हासिल करना। हालांकि वर्चुअल ब्रह्मांड कंपनी ने केवल रक्त नदी की दुनिया के बारे में बुनियादी जानकारी प्रदान की, लेकिन इन कार्यों को पूरा करने का विवरण नहीं दिया। परिणामस्वरूप शुरू में लो फेंग रक्त नदी क्रिस्टल और रक्त योद्धा के बारे में अनजान थे। संयोगवश जंगल में लो फेंग का सामना एक शिकारी टीम से हुआ, जो जंगली जानवरों से सामग्री इकट्ठा कर रही थी। टीम का नेता नक नाम का एक युवक था। मिशन पूरा करने के बाद लो फेंग उनके साथ शहर लौटने में शामिल हो गए, यह उम्मीद करते हुए कि बातचीत और खोज के माध्यम से रक्त नदी क्रिस्टल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सके। रास्ते में नक और उसकी टीम को एक शत्रुतापूर्ण घात का सामना करना पड़ा। स्थिति खराब होते देख सभी को शारीरिक नुकसान या जीवन के लिए खतरा होने का डर था। उसी समय लो फेंग ने थोड़ी सी मानसिक दबाव जारी की, जिससे हमलावर तुरंत चौंक गए और शर्मिंदगी में भाग गए। यदि लो फेंग ने जानबूझकर अपनी शक्ति को सीमित न किया होता, तो ये हमलावर, जो सभी स्टार स्तर 9वीं अवस्था के शिखर पर थे, मानसिक रूप से ढह गए होते और उनका पतन हो गया होता। वास्तव में लो फेंग अपने क्लोन सोने का सींग वाला प्राणी के साथ डोमेन मास्टर स्तर की मानसिक शक्ति रखते थे। नक हालांकि इस तथ्य से अनजान था कि उनके साथ लो फेंग जैसा छिपा हुआ शक्ति संपन्न मौजूद है। उसने गलती से सोचा कि यह उसके पिता द्वारा भेजा गया कोई शक्तिशाली व्यक्ति है, जिसने उसे मुश्किल से बचा लिया। इस तरह के शत्रु केवल व्यक्तिगत द्वेष रखते थे, जीवन मृत्यु के दुश्मन नहीं थे, इसलिए मरने मारने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन लो फेंग की असली शक्ति तब दिखी जब उन्होंने शहर के पास एक समूह स्टेलर स्तर और यहाँ तक कि ब्रह्मांड स्तर के डाकुओं का सामना किया। रक्त नदी महाद्वीप में शक्ति का सम्मान किया जाता है, इसलिए मारकाट और लड़ाई आम है।
दुर्भाग्य से इन डाकुओं ने लुओ फेंग को उकसाया। तलवार की एक झलक के साथ डाकुओं को तुरंत समाप्त कर दिया गया और तलवार के प्रकाश की सुंदरता ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। लुओ फेंग ने न केवल संकट को आसानी से हल किया बल्कि रक्त नदी महाद्वीप की मुद्रा और एक विस्तृत पुस्तक भी प्राप्त की जिसमें रक्त नदी क्रिस्टल और रक्त योद्धाओं के बारे में जानकारी थी, जिसने उनके आगामी साहसिक कार्य के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान किया। जल्द ही लुओ फेंग नक और उसकी टीम के साथ शहर में प्रवेश कर गए। अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए लुओ फेंग ने शहर में नक से विदा ले ली। आसपास के परिवेश और स्थानीय रीति रिवाजों को समझने के बाद उन्होंने एक ऐसा सराय चुना जो 10 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला था और प्रमुख ताकतों के बारे में जानकारी जुटाने का अवसर लिया। विश्लेषण के माध्यम से लुओ फेंग ने शहर में 3 प्रमुख परिवारों में से सबसे शक्तिशाली पर ध्यान केंद्रित किया, चुन्यू परिवार और शहर के स्वामी का परिवार। मिशन की सुचारू प्रगति सुनिश्चित करने के लिए लुओ फेंग ने चुन्यू परिवार के एक महत्वपूर्ण रणनीतिकार को अपनी आत्मा से नियंत्रित कर लिया। रणनीतिकार की स्थिति का उपयोग करके लुओ फेंग ने चुपचाप चुन्यू परिवार के निवास में प्रवेश कर लिया। चुन्यू परिवार के नाम मात्र के मुखिया को पकड़ने से 300 से अधिक गार्ड सतर्क हो गए, जिनमें लगभग 10 ब्रह्मांडीय स्तर के गार्ड शामिल थे। हालांकि लुओ फेंग के शक्तिशाली चेतना दबाव का सामना करते हुए इन गार्डों को प्रतिरोध करने का समय भी नहीं मिला और वे सदमे में अपने ही हथियारों से मारे गए। दुर्भाग्य से चुन्यू परिवार के मुखिया के पास ब्लड रिवर क्रिस्टल नहीं था, लेकिन उनसे लुओ फेंग को पता चला कि परिवार के पूर्वज के पास एक क्रिस्टल है। चुन्यू परिवार का पूर्वज शहर में सबसे उच्च श्रेणी का अस्तित्व था, जो एक डोमेन मास्टर स्तर 6 का योद्धा था। अपनी असाधारण ताकत के बावजूद वह नगर प्रमुख बनने के योग्य नहीं था, क्योंकि वह ब्लड रिवर क्रिस्टल को आत्मसात करने में असफल रहा था। इसके अलावा लुओ फेंग को पता चला कि नगर प्रमुख के भाई शी फेंगजान के पास भी एक ब्लड रिवर क्रिस्टल था, जो लुओ फेंग का दूसरा लक्ष्य बन गया। हालांकि सीधे हत्या और लूटपाट करना बहुत निर्दयी और अनैतिक प्रतीत होता था, इसलिए यह संभावना है कि प्रोडक्शन टीम इस हिस्से को कहानी से काट दे या संशोधित करे। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अनुकूलन में शी फेंगजान को एक अत्याचारी खलनायक के रूप में दिखाया जाएगा, जिससे लुओ फेंग अपने मिशन को पूरा करते हुए शहर के लोगों को बचा सके। यह बदलाव लुओ फेंग के करुणामय और कमजोरों के प्रति दयालु स्वभाव के अधिक अनुरूप होगा। कहानी पर लौटते हैं। चुन्यू परिवार ने अपने मुखिया को खो दिया और पूर्वज इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उसने तुरंत हत्यारे का पता लगाने के लिए कई गार्ड और परिवार के सदस्यों को भेजा और शहर की सेना से मदद मांगी। सेना का नेतृत्व नगर प्रमुख के भाई शी फेंगजान ने किया। हालांकि शी फेंगजान मदद करने में अनिच्छुक था, लेकिन अपने बड़े भाई के आदेश के कारण उसे उस सराय तक सेना ले जानी पड़ी जहां लुओ फेंग ठहरा हुआ था। शी फेंगजान ने मामले को औपचारिकता के रूप में लेते हुए 50 से अधिक संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें लुओ फेंग भी शामिल था। हालांकि सैनिकों को अच्छी तरह पता था कि शी फेंगजान की कार्रवाइयां वास्तव में हत्यारे की जांच के लिए नहीं थीं। रिश्वत लेने के बाद उन्होंने संदिग्धों को औपचारिकता के रूप में रिहा कर दिया। वे कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि उनका यह लापरवाह रवैया लुओ फेंग को जनरल के महल के लेआउट और रक्षा व्यवस्था का मोटा अंदाजा दे देगा। जैसे ही रात हुई, लुओ फेंग जनरल के महल में घुस गया। उसके सामने गार्ड कागज की तरह कमजोर थे। शीघ्र ही उसने शी फेंगजान को सफलतापूर्वक पकड़ लिया। शी फेंगजान की मृत्यु के बाद लुओ फेंग ने पहला ब्लड रिवर क्रिस्टल प्राप्त किया और आत्मसात प्रक्रिया शुरू कर दी। ब्लड रिवर क्रिस्टल के आत्मसात के दौरान हत्या की भावना का आक्रमण लुओ फेंग पर बहुत कम प्रभाव डाल सका। उसकी प्रबल इच्छा शक्ति, विशेष रूप से गोल्डन हॉर्न्ड बीस्ट की चेतना की सुरक्षा ने उसे इसे आसानी से पार करने में मदद की। हालांकि असली परीक्षा उस तीव्र दर्द की थी जो ब्लड रिवर क्रिस्टल द्वारा उसके शरीर को बदलने के कारण हुआ। कोशिकाओं को चीरता हुआ और जीवन जीन स्तर को पार करता हुआ यह दर्द लुओ फेंग के लिए असहनीय था। ब्लड रिवर क्रिस्टल का जादुई गुण इस तथ्य में निहित है कि सफल आत्मसात के बाद एक योद्धा ब्रह्मांड के मौलिक नियमों की समझ को अत्यधिक बढ़ा सकता है, जिसका प्रभाव गोल्डन हॉर्न्ड बीस्ट और मोशा कबीले के क्लोन के बराबर होता है। इसे अनुभव करने के बाद लुओ फेंग की ब्लड रिवर क्रिस्टल के प्रति इच्छा और अधिक प्रबल हो गई। परिणामस्वरूप उसने नगर प्रमुख शी फेंगशियों को निशाना बनाने और अपने पहले उच्चस्तरीय प्रतिद्वंद्वी से लड़ने का निर्णय लिया, एक ब्रह्मांड स्तर 9 योद्धा, एक डोमेन मास्टर स्तर 2 के खिलाफ। अगर लुओ फेंग अपने मोशा कबीले के क्लोन का उपयोग करता तो वह शी फेंगशियों को आसानी से हरा सकता था, लेकिन अपनी गुप्त तकनीकों का परीक्षण करने के लिए उसने अपने मानव शरीर के साथ लड़ाई करना चुना। यद्यपि शी फेंगशियों केवल एक निम्नस्तरीय डोमेन मास्टर था, उसकी शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा उसे हजारों प्रक्षेपास्त्रों को नियंत्रित करने की क्षमता देती थी, जिससे एक जबरदस्त हमला होता था। भले ही लुओ फेंग ने मौलिक अंतरिक्ष नियम की समझ में काफी प्रगति कर ली थी और 100 से अधिक मायावी शरीरों का उपयोग करके उत्तर दिया, वह अभी भी प्रक्षेपास्त्रों के हमलों से पूरी तरह बच नहीं सका। कई बार हथियारों ने लुओ फेंग के गले और खोपड़ी को छू लिया। यदि वह एक सामान्य ब्रह्मांड स्तर का योद्धा होता तो वह पहले ही मारा जा चुका होता।
शी फेंगशियोंग को यह अपेक्षा नहीं थी कि लुओ फेंग की चेतना सागर को तोड़ने के बाद भी वह जीवित रहेगा। इसके बजाय लुओ फेंग ने इस अवसर का उपयोग पलटवार करने के लिए किया। शी फेंगशियोंग के शरीर को भेद दिया और उसके जीवन कोर को चकनाचूर कर दिया। शी फेंगशियोंग भ्रमित आंखों के साथ मरा, जबकि लुओ फेंग ने सफलतापूर्वक दूसरा ब्लड रिवर क्रिस्टल प्राप्त किया। हालांकि लुओ फेंग ने शी फेंगशियोंग को कुछ ही सेकंडों में मार दिया, लेकिन इससे काफी हलचल मच गई। इस हलचल ने शी फेंगशियोंग के बड़े भाई, जो अस्थायी रूप से शहर में तैनात थे, और एक डोमेन मास्टर दूत को आकर्षित किया। स्थिति को और अधिक मुश्किल बनाने वाली बात यह थी कि दोनों डोमेन मास्टर स्तर 9 के थे। मानव शरीर की ताकत से लुओ फेंग के पास जीतने का कोई मौका नहीं था और उसे उनका सामना करने के लिए अपने मोशा कबीले के क्लोन का उपयोग करना पड़ा। मोशा कबीले के क्लोन ने मानव शरीर की तुलना में अंतरिक्ष के मौलिक नियम पर कहीं अधिक महारत हासिल की थी, जो हजारों मायावी शरीरों को प्रकट करने में सक्षम था। इसकी गति का विस्फोट डोमेन मास्टर स्तर के शक्तिशाली योद्धाओं में भी आश्चर्यजनक था। जब तक सामने कोई असली प्रतिभा न हो, यदि विरोधी 3 या 4 स्तरों से भी अधिक शक्तिशाली हो, तब भी लुओ फेंग के हमले का सामना करना मुश्किल था। जब मोशा कबीले का क्लोन ब्रह्मांडीय स्थानकाल ऊर्जा को नियंत्रित कर रहा था, तो एक ही बार में शी फेंगशियोंग की आनुवंशिक ऊर्जा कवच तुरंत टूट गई और वह बिना किसी प्रतिरोध का मौका पाए स्तब्ध अवस्था में मर गया। यह देखकर दूसरा दूत भयभीत हो गया और भागने की कोशिश करने लगा। हालांकि मोशा कबीले के क्लोन की गति तर्क से परे थी और चाहे दूत कितना भी प्रयास करता, वह पीछा छुड़ाने में विफल रहा। अंततः वह भी निराशा में मोशा कबीले के क्लोन के एक वार में मारा गया। यदि लुओ फेंग ने अपने मानव शरीर के साथ लड़ाई की होती, तो वह उद्देश्य प्राप्त करने के बाद और जटिलताओं से बचने के लिए जल्दी भाग जाता। लेकिन मोशा कबीले के क्लोन, जो स्थानिक उतार चढ़ावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील था, ने चुनियो परिवार के पूर्वज की छिपी उपस्थिति का पता लगा लिया। पूर्वज ने अपनी ऊर्जा को इतनी अच्छी तरह छिपा लिया था कि मानव शरीर को उसके अस्तित्व का एहसास नहीं हुआ। हालांकि मोशा कबीले का क्लोन, जो स्थानिक परिवेश के साथ अत्यधिक तालमेल में था, आसानी से पूर्वज के स्थान को ट्रैक कर सकता था। अधिक ब्लड रिवर क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए लुओ फेंग ने चुनियो परिवार के पूर्वज को अपना अगला लक्ष्य बनाने का निश्चय किया। मोशा कबीले के क्लोन के पूर्ण दबाव के तहत यह डोमेन मास्टर स्तर 6 का योद्धा मुकाबला नहीं कर सका और जल्दी ही उसका पतन हो गया। इस बिंदु पर शहर में कोई डोमेन मास्टर स्तर का योद्धा शेष नहीं रहा और लुओ फेंग ने स्थिति पर पूरी तरह से नियंत्रण हासिल कर लिया। हालांकि इन लड़ाइयों की श्रृंखला ने लुओ फेंग को 10 से अधिक ब्लड रिवर क्रिस्टल प्राप्त करने की अनुमति दी, लेकिन इस नरसंहार को दूत ने संचार विधियों का उपयोग करके एक वर्ल्ड मास्टर स्तर के योद्धा को रिकॉर्ड कर भेज दिया। इसका अर्थ यह था कि एक और बड़ा संकट आने वाला था। जहां तक लुओ फेंग वर्ल्ड मास्टर स्तर के दुश्मन के खतरे से कैसे निपटेगा और क्या वह वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी द्वारा सौंपे गए मिशन को पूरा करने के लिए ब्लड वॉरियर बन पाएगा, कृपया मुझे इसे भविष्य के स्पॉयलर्स में प्रकट करने दें। लेकिन यह निश्चित है कि ब्लड रिवर महाद्वीप पर लुओ फेंग के कार्य अनगिनत चौंकाने वाले क्षण लाएंगे। आइए शनिवार को रोमांचक प्रस्तुति का इंतजार करें। यहाँ तक कि इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको एक अद्भुत दिन की शुभकामनाएं।